मेरे साथ घटी थी आज से करीब करीब समझ लीजिए 56-57 साल पहले। 1966-67 में मैंने मैट्रिकुलेशन पास किया था और मैं बिहार के सीतामढ़ी ज़िले का रहने वाला हूँ, जहाँ एक बहुत ही सुदूर ज़िला है उत्तर बिहार में। और उस समय भी काफ़ी बहुत पिछड़ा ज़िला था वो। और हम लोगों का जो स्कूल था, मैं स्कूल में गांव में पढ़ता था, तो हम लोगों के स्कूल को पहुंचने के लिए हम लोगों को रास्ते में 3 नदी नाले पार करने पड़ते थे। पुल नहीं थे उस समय, और मुश्किल बहुत होती थी। और खासकर बरसात के दिनों में जब नदियों में नालों में पानी भर जाता था तो हम स्कूल नहीं जा पाते थे। ये कंडीशन थी हमारे उस इलाके की। अब तो खैर सड़कें बन गई हैं, पुल बन गए हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है। लेकिन मैट्रिकुलेशन के बाद जब मैं मेरा रिज़ल्ट पूरे बिहार में मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा आया, तो पटना में मेरा एडमिशन हुआ। मैं साइंस कॉलेज में पहुंचा, और उस समय पटना साइंस कॉलेज पूरे देश में एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज माना जाता था। और जब वहाँ पहुँचा मैं, तो मुझे ही बहुत अच्छा लगा। और कॉलेज बहुत अच्छा था, टीचर्स बहुत अच्छे थे, माहौल बहुत अच्छा पढ़ने वाला था। लेकिन एक समस्या जो मेरे सामने आई वो ये कि उस कॉलेज में जो कुछ बच्चे शहरों से पढ़ के आए थे, वो बड़ी भर्राटे से बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते थे। और मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी। मैं गांव से आया था, अंग्रेज़ी से बिल्कुल मेरी अंग्रेज़ी बहुत ही कमज़ोर थी। मैं अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं बोल पाता था। लेकिन उन बच्चों को देख कर के मुझे भी जोश आया कि मैं भी अंग्रेज़ी बोलूं। जब ये बोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बोल सकता। लेकिन जब भी मैंने अंग्रेज़ी बोलने के लिए मुंह खोला, तो उन बच्चों ने मेरी बहुत हंसी उड़ाई, मेरा मजाक उड़ाया, एक तरह से मुझे बेइज्जत किया बार बार। और इस तरह की चीज़ों से एक ऐसी स्थिति आ गई जो मुझे लगा कि मुझे इस कॉलेज को छोड़ करके वापस अपने गांव चले जाना चाहिए, वहाँ खेती बाड़ी करनी चाहिए। ऐसी जगह में ज्वाइन करना, ऐसी जगह में पढ़ना नहीं चाहूँगा जहाँ की लोग इस तरह से मुझे दिन रात परेशान करते हों, दिन रात डिमोटिवेट करते हैं, दिन रात बेइज्जत करते हैं। और मैंने मन बना लिया कि मैं सब छोड़ छाड़ के, कॉलेज छोड़ के मैं वापस गांव चला जाऊंगा। लेकिन इसी बीच में मेरे वहाँ 2 शिक्षक थे, उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने समझा कि मेरे साथ कोई समस्या है। उन्होंने मुझसे पूछा प्यार से, तो मैंने उनको सारी बात बताई। कहा कि सर, मैं इस माहौल में रह के नहीं पढ़ सकता, मैं दिन रात बेइज्जती है, दिन रात लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो मैं नहीं पढ़ सकता इस तरह से, मैं वापस अपने गांव जाना चाहता हूँ। लेकिन हमारे वो 2 शिक्षक मेरे लिए बिल्कुल देवदूत जैसे थे। उन्होंने मेरे, जैसे कहते हैं ना कि हाथ पकड़ के बच्चे को चलना सिखाते हैं, उन्होंने मुझे एक एक वर्ड अंग्रेजी लिखना और बोलना सिखाया। 6 महीने तक मेरे साथ खूब मेहनत की, और मैं उसके बाद इतनी अच्छी अंग्रेजी लिखने बोलने लगा कि कॉलेज की डिबेटिंग सोसाइटी में मुझे फर्स्ट प्राइज मिलता था। उसके बाद मैं आगे बढ़ता गया। उन लोगों ने मुझ में एक जोश भर दिया, मुझे एक रास्ता दिखाया, मुझे ये समझाया कि कोई भी जन्म से केपेबल या इनकेपेबल, सामर्थ्य या असमर्थ ऐसा होके नहीं आता है। और कोई भी चाहे तो अपने में मेहनत करके अपने में सामर्थ्य पैदा कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। और देखिए, मैं आज आपके सामने हूँ। मैं वहाँ से फिर मैंने एमएससी किया, फिर मैंने दिल्ली से आईआईटी से मैंने पीएचडी किया। मैं उसके बाद आईएएस में आया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मैं कलेक्टर रहा, कमिश्नर रहा। तो ज़िंदगी की सबसे ऊंची जो ऊंचाइयां हो सकती हैं इंडिया में, अपने देश में, सबसे ऊंचे सर्विस में मैंने नौकरी की। अब मैं वहाँ से रिटायर हुआ और आज आपके सामने हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ये उदाहरण आपको ये ज़रूर बता रहा होगा कि अगर आप एक बार ठान लीजिए कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन हाँ, अपने अंदर आपको ये जज्बा रखना होगा, अपने अंदर अपने ये इच्छा रखनी होगी कि हम मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और सबसे ज़रूरी ये होता है कि जब आप मेहनत करने की और आगे बढ़ने की सोचते हैं, उस समय अगर आपको कोई एक सहारा देने वाला मिल जाए, रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आपका काम बहुत हल्का हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। और वही मेरे साथ हुआ था। और उसी से सीख लेके हम लोगों ने अर्थ केयर फाउंडेशन में आप जैसे नौजवान लड़के लड़कियों की मदद करने की सोची। क्योंकि देखिए, देश में ऐसी बहुत बड़ी जनसंख्या आप जैसे नौजवान लड़के लड़कियों की हैं, जो बहुत अमीर नहीं हैं, जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, छोटे गांव छोटे शहर में रहते हैं। और जैसा मैंने कहा कि उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए कहीं बाहर जाकर नहीं पढ़ सकते वो।
बहुत बड़े बड़े पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ सकते क्योंकि उनके पास, उनके परिवार के पास पैसे नहीं हैं। तो वो बेचारे क्या करते हैं, वो बेचारों को फिर किसी तरह, जो गांव का छोटा स्कूल है, गांव का आसपास छोटा कोई कॉलेज है, किसी तरह वहां से वो 10वीं पास कर लेंगे, 12वीं पास कर लेंगे, फिर वो ग्रेजुएशन भी कर लेंगे, डिग्रियां तो मिल जाती हैं उनको। लेकिन जो ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि गांव के इन छोटे स्कूलों में और छोटे कॉलेजेस में पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा नहीं होता है आज भी। उसके कारण वो बच्चे बेचारे सफ़र करते हैं, उनको नुकसान होता है। नुकसान उनको दो तीन तरह का होता है, जो मैंने अपने उदाहरण में आपको बताया। पहली चीज़ कि उनके जो सब्जेक्ट का नॉलेज होता है, जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं, चाहे वो 10वीं में पढ़ रहे हों, 12वीं उन्होंने की हो या ग्रेजुएशन कर लिया हो, उस सब्जेक्ट का नॉलेज उनका उतना अच्छा नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ कि भाई, जो अंग्रेज़ी आजकल बहुत ज़रूरी चीज़ है, आज हर जगह कम्युनिकेशन में अंग्रेज़ी जानना सबसे आवश्यक है। आप अगर अंग्रेज़ी जान जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने आधी लड़ाई जीत ली है। तो बेचारे बच्चों को अंग्रेज़ी भी नहीं आती, क्योंकि गांव में अंग्रेज़ी में पढ़ाई भी नहीं होती, अंग्रेज़ी पढ़ाने वाले भी नहीं मिलते, तो बच्चों को अंग्रेज़ी नहीं आती है, उनकी दूसरी कमज़ोरी होती है। और तीसरी कमज़ोरी होती है कि इन बच्चों को कोई स्मार्ट बनने के तरीके नहीं सिखाता। जैसे अगर आपको किसी इंटरव्यू में जाना हो, तो आप इंटरव्यू में कैसे कपड़े पहन के जाएं, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे दूसरे से अपने को इंट्रोड्यूस करना है, कैसे इंटरव्यू वाले कमरे में दरवाजे पर पहले नॉक करके और तब परमिशन लेके अंदर जाना है, ये उनको कोई नहीं बताता। मेरे साथ भी ये हुआ था, मैंने भी ये गलतियां की थी। इसलिए ये बेचारे बच्चे भी गलतियां करते हैं, और होता ये है नतीजा कि बेचारे हर जगह से अपनी नौकरी की तलाश में जहाँ भी जाते हैं, वहाँ ये बेचारे रिजेक्ट हो जाते हैं, इनकी छटाई हो जाती है, इनको नौकरी अच्छी जल्दी नहीं मिल पाती। और इसके कारण जो ये बच्चे जिस गरीबी में रह के बड़े हुए हैं, एक तरह से देख लीजिए, वो गरीबी उनके लिए इतना बड़ा श्राप बन जाती है कि वो, जिसको कहते हैं ना, दे आर डूम्ड टू लिव इन द सेम विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। गरीबी के उसी भंवर में बेचारे वो डूबते रह जाते हैं, उनका परिवार वो सब उसी गरीबी में फिर जो इस बुरी तरह फंस जाते हैं कि आगे बाहर नहीं निकल पाते। और थक हार के ये नौजवान जो हैं, वो फिर आसपास के कोई छोटा सा शहर, छोटे से गांव में कोई छोटी सी नौकरी कर लेते हैं, किसी तरह अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। तो ये और उनका परिवार जो है वो तो इस मुसीबत में है ही। दूसरी तरफ देखिए कि हमारे देश में जो ऐसे नौजवानों की संख्या करीब 10 करोड़ के आसपास हैं, जो नौजवान हैं और गरीब हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ, और मुझे, मेरा बहुत ही दृढ़ विश्वास है ये, कि नौजवान चाहें तो देश दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन चूंकि ये गरीब हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए इनकी अपनी ज़िंदगी की लड़ाई गरीबी के खिलाफ दिन रात चलती रहती है। इसलिए ये अपने भी कुछ नहीं कर पाते, और दूसरी तरफ जो देश की तरक्की में इनका योगदान होना चाहिए, इनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो योगदान नहीं हो पाता। तो एक तरफ देश को बहुत बड़ा घाटा कि देश के 10 करोड़ नौजवानों का योगदान देश को नहीं मिल रहा है। अगर ये 10 करोड़ नौजवान देश की तरक्की में योगदान करें, तो आज हमारा देश जहाँ है उससे कहीं बहुत ऊपर पहुँच जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सोशली, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो जाएगा। तो इसी कारण से हम लोगों ने ये शुरू किया, ये पहल उड़ान 2 योजना को, कि हम ऐसे बच्चों को जिनके पास पैसे नहीं हैं और छोटे गांव, छोटे शहर में रहते हैं, हम उन तक नॉलेज लेके उनके घर तक जाएंगे, उनके दरवाजे तक जाएंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कि विल टेक नॉलेज टू देयर डोर स्टेप, जिससे कि बच्चे को कहीं जाने में आने में खर्च करने की जरूरत ना पड़े। बस से किराया देखिए, बस से डेली बच्चा जाएगा आएगा, उतने भी पैसे बच्चों के पास नहीं होते, ये मुझे पता है। तो उनको खर्च ना करना पड़े कहीं पढ़ने के लिए, जो उनको नॉलेज या जो ज्ञान उनको लेना है, उस ज्ञान को लेने में उनको इस तरह से खर्च ना करना पड़े। इसलिए हम उनको ऑनलाइन कोर्सेज देंगे, जो बच्चा घर बैठे आप कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने इनकी शुरुआत की। इसमें कोर्सेज बहुत सारे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी तरह कोर्सेज चुन के एडमिशन भी लिए हैं। और हम लोगों ने शुरू में तो सोचा था कि इस साल में हम करीब 2600 बच्चों को, जितने ही पैसे हमारे पास डोनेशन से आए थे, उसमें हम 2600 बच्चों को फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। लेकिन पूरे देश भर से इतनी ज़्यादा डिमांड आई कि हम लोगों को बढ़ा के उस 2600 को 5500 करना पड़ा, कि हम इस साल, इस महीने के अंत तक हम 5500 बच्चों को फ़ायदा पहुंचाएंगे, 5500 बच्चों की मदद करेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि मदद किसी की तभी कोई कर सकता है जब वो नौजवान
लड़का या लड़की खुद अपनी मदद करने को तैयार हो। मतलब आप में से हर बच्चे को, हर नौजवान लड़के लड़की को ये ठान लेना होगा मन में कि हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ज़िंदगी में कुछ करके दिखाएंगे। और एक बार आप ठान लेंगे तो फिर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, आपकी हार कभी नहीं हो सकती। और ये जान लीजिए कि जिसको कहते हैं ना, ज़िंदगी में अपने लक्ष्य इतने ऊंचे रखिए कि फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। लक्ष्य को ही इतना नीचे मत रखिए कि आप कहीं पहुंच ही ना पाए, है ना। इसलिए अपने लक्ष्य को ऊंचा रखिए, दृढ़ता से अपने लक्ष्य की प्राप्ति में, अपने एम की प्राप्ति में लगे रहिए, मेहनत खूब करिए। और हम लोग आपको सपोर्ट करने के लिए हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करते रहेंगे और तभी दोनों मिल करके आपकी सफलता होगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं करेंगे, आप पढ़ेंगे नहीं ठीक से समय पर, क्लासेस ज्वाइन नहीं करेंगे, जो इतनी मेहनत करके हम लोगों ने डोनेशन इकट्ठा किए, आपको कोर्सेज पहुंचाए, लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। तो आपको सबसे पहले अपने आप को लाइफ में थोड़ी डिसिप्लिन करना होगा। लाइफ के देखिए, ज़िंदगी ऐसी चीज़ है ना कि ज़िंदगी में जब तक आप खुद डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, फिर ज़िंदगी आपको किसी तरह से आगे नहीं बढ़ने देगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको कहीं क्लास करना है, क्लास का जो समय है, अगर समय 10 बजे है तो आप 10 बजे से 1 मिनट पहले क्लास में उपस्थित हो जाएं, 10 बजे से 1 मिनट बाद ना हो। समय की जो महत्ता होती है ना, इम्पोर्टेंस होती है, बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और कहते हैं ना, कहावत है कि जो समय की इज्जत नहीं करता, समय उसकी इज्जत नहीं करता, समय उसको फिर आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए अपने में एक डिसिप्लिन लाइए, अपनी सोच में डिसिप्लिन लाइए। जो हम जैसा सोचेंगे उसको पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, अपने बारे में, परिवार के बारे में, दूसरों के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में अच्छा सोचेंगे, है ना। इन चीज़ों को लाइफ में लाने की ज़रूरत है। और जो भी काम करिए थोड़े गंभीरता से और सीरियसली करिए। अपने हर काम को ठीक से प्लान करके पहले से योजना बना के करिए। अगर पढ़ाई ही करनी है तो भाई, अगर हमारा 3 महीने का कोर्स है तो हम कैसे कैसे उसको पढ़ेंगे। जो कोर्स देने वाले हैं वो तो उन्होंने एक टाइम टेबल बना ही रखा है, लेकिन आप सबको अपना अपना टाइम टेबल अपने घर का अलग बनाना चाहिए कि हम घर पे उस जो भी हम आज पढ़ेंगे टॉपिक, उसको हम घर पे कैसे उसका रिवीजन करेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे, कैसे हम तैयार करेंगे। इसलिए आपको अपने टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना होगा। ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टाइम का मैनेजमेंट ठीक से करें, कि कब आप सो के उठेंगे, उसके बाद आप कितनी देर पढ़ाई करेंगे, फिर आप क्या काम करते होंगे तो कुछ काम करेंगे, फिर शाम में आएंगे तो कितनी देर पढ़ाई करेंगे। ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी और एक योजना बना के करनी पड़ेगी। जैसा मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि मेहनत सिर्फ एक, जैसे कहते हैं ना कि गधे वाली मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यू वर्क लाइक ए डोंकी। एक घोड़े वाली मेहनत करने की जरूरत है, जिसमें कि इसको कहते हैं इंटेलिजेंट हार्ड वर्क। इसलिए आप दिमाग लगा करके अपने हर दिन को प्लान कीजिए कि दिन का हम एक एक मिनट में हम किसी तरह बर्बाद नहीं करेंगे। जिसमें खेलना है, खेलना भी जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, और एक स्वस्थ माइंड और स्वस्थ बॉडी के लिए खेलना भी जरूरी है, हम खेलेंगे भी। लेकिन अगर हमें 1 घंटा खेलना है तो ऐसा नहीं कि हम 1 घंटे के बाद हम 4 घंटे खेलते ही रहें और अपने पढ़ने का समय बर्बाद कर दें, तब फिर आप जिंदगी में कुछ खास कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने को डिसिप्लिन कर लिया कि हाँ, अगर 1 घंटे खेलना है, उसको 3 घंटे पढ़ना है, तो हमें 3 घंटे पढ़ना है। तो ये लाइफ में डिसिप्लिन जरूर लाइए, हर दिन को प्लान करके अपने दिन को बिताइए, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। दूसरी चीज ये कि अपने व्यवहार में एक ऐसी जिसको कहेंगे ना, मिठास लाइए, जो दूसरे आपके व्यवहार की प्रशंसा करें, आपको प्रेज करें। आप कहें कि भाई ये, जैसे अब चाहे वो रौनक है हमारे सामने है, रौनक का व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का है। तो एक अपने व्यवहार से दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश होनी चाहिए। चाहे वो घर में आप अपने बड़ों से व्यवहार करें या माता पिता से व्यवहार करें। माता पिता की इज्जत, माता पिता भगवान से भी बड़े होते हैं, माता पिता की इज्जत आपको करनी चाहिए। तो एक व्यवहार कुशल नौजवान बनने की कोशिश करिए। जो लैंग्वेज, जिस भाषा का आप प्रयोग करें दूसरों से बात करते समय, वो आदर सूचक होनी चाहिए। और ऐसा ना हो दूसरों को थोड़ा बुरा लग जाए, ऐसा ना हो। अपने माता पिता से, दूसरे रिश्तेदारों से, बड़े लोगों से, आसपास के पड़ोसियों से आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आप जितने लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं ना, उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। और जिंदगी में एक बात समझ लीजिए कि आशीर्वाद और दुआओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस जिस व्यक्ति को भी दुआएं ज़्यादा मिलती हैं, उसको कठिनाई भी आती है तो वो कठिनाई को पार कर लेता है। इसलिए दूसरों अच्छा व्यवहार रखिए दूसरों से, और उनकी दुआएं लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि
एक नौजवान होने के नाते अपने देश से प्यार जरूर करिए, देश की इज्जत करिए, देश की तिरंगे की इज्जत करिए, देश के झंडे की इज्जत करिए। जो भी आदमी अपने देश का, अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता है, वो कहीं का नहीं रहता। इसमें आपको एक मैं छोटी सी बात सुनाता हूँ। शायद हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने देखा होगा, एक एडवर्टीजमेंट आता था आज से करीब 2-3 साल पहले। किस कंपनी का था मुझे याद नहीं है, लेकिन क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें एडवर्टीजमेंट में ये दिखाते थे टीवी पर कि एक बच्चा अमेरिका जाना चाहता है, वो अपनी वीज़ा लेने के लिए वीज़ा इंटरव्यू देने पहुंचा है। ठीक है। और वीज़ा इंटरव्यू देने जब पहुंचता है तो जो वीज़ा इंटरव्यू लेने वाला अमेरिकन आदमी है वो उससे पूछता है नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले, वगैरह वगैरह। उसके बाद पूछता है कि आज तुम वीज़ा इंटरव्यू देने क्यों आए हो, आज तुम्हारे देश के लिए क्या दिन है। तो वो कहता है देश के लिए कोई दिन हो, आज मुझे अपना वीज़ा इंटरव्यू ज़रूरी था, मैं वीज़ा लेके अमेरिका जाना चाहता हूँ। तो उस वीज़ा अफसर ने फिर पूछा कि आज तुम्हारे देश के लिए क्या दिन है, तुम्हें याद है, कुछ पता है। तो उसने कहा हाँ हाँ, मुझे इतना तो याद है कि आज मेरे देश का अगस्त की स्वतंत्रता दिवस है, आज 15 अगस्त है। तो उसने कहा, उस अमेरिकन ने, कि तुम अपने देश की स्वतंत्रता दिवस पे अपने झंडे का जो कहते हैं ना कि झंडे को भूल करके, झंडे की इज्जत और देश की इज्जत नहीं करके तुम वीज़ा इंटरव्यू देने आए हो, तो मैं तुम्हारा वीज़ा रिजेक्ट करता हूँ। तो उसने पूछा क्यों। तो उसने कहा, क्या कहा ध्यान से सुनिए। उस वीज़ा अफसर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने देश की, अपने झंडे की, अपने समाज की, अपने जड़ों की इज्जत नहीं कर सकता, हमें अपने देश में वैसा आदमी नहीं चाहिए। तो ये बात ध्यान में बिठा लीजिए कि आप जब तक अपने जड़ों की, अपने रूट्स की, जिसको कहते हैं अपनी सभ्यता, अपने देश, अपने झंडे, अपना समाज, सबकी इज्जत आप नहीं करेंगे, तब तक आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा। और आप इनकी इज्जत करने लगे तो आपकी इज्जत हर आदमी करेगा, आपकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो मैं आपसे सिर्फ ये शेयर करना चाहता था कि ये जो एक अवसर हम लोगों ने आपको दिया है, बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने भी बड़ी मेहनत की है आप सबों को आगे बढ़ाने के लिए, एक एक पैसा इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत की है मैंने और मेरी टीम ने। और तब हमने ये जो अच्छे कोर्स प्रोवाइडर हैं, जैसे फिजिक्स वाला के कोर्सेज आपने लिए हैं, आप देख जानते हैं कि फिजिक्स वाला के कोर्सेज देश में सबसे अच्छे कोर्सेज माने जाते हैं। रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए हो, या 10वीं के लिए हो, या 12वीं के लिए हो, या आईआईटी में जाने के लिए जेई की परीक्षा के लिए हो, या मेडिकल एडमिशन के लिए नीट की परीक्षा के लिए हो, फिजिक्स वाला के कोर्सेज बेस्ट माने जाते हैं। और हम ये समझते हैं कि इन कोर्सेज को चूंकि मार्केट में दाम बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कॉस्टली हैं, इनमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, इसलिए आप में से हर बच्चा ये कोर्स नहीं खरीद सकता। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हम चंदा इकट्ठा करेंगे बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए। हम ये कोर्स खरीदेंगे मार्केट से, जो कि काफ़ी महंगे होते हैं, और हम बच्चों को एक बहुत ही छोटी राशि में उपलब्ध कराएंगे। आप में से कुछ को लगता होगा कि भाई आप कहते हैं कि गरीब बच्चों की मदद कर रहे हैं, तो फिर आप हमसे छोटे छोटे पैसे आप हमसे क्यों लेते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, और आप लोगों को भी शायद ये सही लगे, अगर किसी को कोई भी चीज़ बिल्कुल मुफ्त दे दीजिए ना, तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता, उसकी इज्जत नहीं करता। अगर इस कोर्स को हम फ्री देना शुरू कर दें, तो हमारा अपना ज़िंदगी का अनुभव रहा है कि आप में से आधा से ज़्यादा बच्चे उसको सीरियसली नहीं लेंगे, पढ़ेंगे नहीं ठीक से, आगे बढ़ने के उन खुद तो आगे नहीं बढ़ेंगे, और हमारी और हमारे टीम की सारी मेहनत बेकार जाएगी, और दूसरे बच्चों को जो सीट मिल सकती थी, जो सचमुच आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी सीट बर्बाद होगी। इसलिए हम लोगों ने जानबूझ के डिसाइड किया कि हम हर बच्चे से कोर्स का जो भी दाम होगा, जो भी कॉस्ट होगा, उसका हम कम से कम 10% के आसपास हम बच्चे से 100, 200, 400 रुपये ज़रूर लेंगे, जो आप सब लोगों ने भी कोर्स के लिए पे किए होंगे, और तब हम बच्चे को कोर्स देंगे। इसलिए जब इतना बड़ा अवसर आपको मिल रहा है कि 5-5 हज़ार के कोर्स आपको 200, 400, 500, 700 में मिल रहे हैं, जो कि आप सोच नहीं सकते थे, तो आपको इस पर जी जान लगा देनी चाहिए। ये एक ऐसा सुनहरा अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, कि अगर आपने इस अवसर का फ़ायदा उठा लिया तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, सोच नहीं सकते आप। जरा सोच के देखिए, एक सपना अपने मन में बिठाइए कि आप में से जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा लगन वाले हैं, अच्छे हैं, वो चाहते हैं कि हम आईटी में मेरा एडमिशन हो जाए। हमने नीट के कोर्सेज आपको दिए हैं, आप नीट के कोर्स में एडमिशन लीजिए, जम के पढ़ाई कीजिए। मेहनत जो होती है कभी बेकार नहीं जाती। आपको जब नीट के इतने अच्छे कोर्सेज मिल रहे हैं मेडिकल के लिए, आईआईटी में जाने के लिए, अगर जेई के कोर्सेज मिल रहे हैं फिजिक्स वाला के,
एक ही काम करना है आपको, दिन रात एक करके पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखेंगे आप, आपको आईटी में जाने से और मेडिकल एडमिशन में आपको एम्स जैसी संस्था या बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज जो देश में हैं उनमें एडमिशन होने से कोई नहीं रोक सकता। जब आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर इन जगहों पे भी आपकी सहायता करने के लिए हमारी संस्था भी है और सारी संस्थाएं हैं। सरकार बहुत छात्रवृत्ति देती है, और आजकल तो बैंक इतने कम ब्याज पर आपको पढ़ने के लिए देते हैं लोन, चाहे वो इंडिया में पढ़ने के लिए हो या बाहर जाने के लिए हो। इसलिए अब पढ़ने के लिए पैसे की कमी नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है कि आपका अच्छे इंस्टीट्यूशन में अगर दाखिला हो जाता है तो आपका, समझ लीजिए, आपकी ज़िंदगी बन गई। अगर आपने आईटी में आपका दाखिला हो गया, अच्छे मेडिकल कॉलेज में आपने मेडिकल पढ़ने के लिए दाखिला ले लिया, तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। इसलिए दिन रात एक करके ये, अगर आपने नीट का कोर्स लिया है या जेई का कोर्स लिया है तो पढ़ाई करिए, सब कुछ भूल जाइए अभी। जैसे वो कहानी है ना कि अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती थी। जब अर्जुन को कहा गया था मछली को, मछली को तीर मारने को, बिना देखे पानी में मछली की परछाई देख के अर्जुन को कहा गया कि आप मछली की आंख में तीर मारिए। और अर्जुन ने जो देखा तो कहा कि मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखती थी और कुछ नहीं दिखता था। इसको कहते हैं फोकस करना, किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना। और जब आप किसी चीज पर जी जान से फोकस करेंगे, लग जाएंगे, मेहनत करेंगे, तो कोई आपको हरा नहीं सकता। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। इसी तरह काफ़ी बच्चे आप में से हैं जो रिक्रूटमेंट, जो सरकार के नौकरियों के लिए रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होती हैं, उसके लिए आपने कोर्सेज लिए हैं। उसमें ही बस एक ही मंत्र है, आप इन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के जो इतने अच्छे कोर्सेज आपको मिले हैं, जो देश के सबसे अच्छे कोर्स प्रोवाइडर फिजिक्स वाला के कोर्सेज मिले हैं, उनको जी जान लगा के पढ़िए। जरा सा भी समय बर्बाद मत करिए। अभी जिसको कहते हैं ना, तपस्या कीजिए 1 आध साल, जिससे कि आप देखेंगे एक साल की तपस्या आपकी जिंदगी बना देगी। एक कहावत है हमारे यहाँ जो कहते हैं ना कि जो बच्चे जीवन के पहले, जब कहते हैं ना, जब बच्चा नौजवान होता है तब खेल कूद में इधर उधर में समय बिता देता है, वो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाता। जो अभी तपस्या करता है, अच्छे से पढ़ता है, लाइफ में डिसिप्लिन लाता है, जिंदगी को, हर दिन को, अपने समय को प्लान करके समय को खर्च करता है, तो वो जिंदगी में बहुत कुछ कर जाता है। तपस्या के बाद जो उसको सफलता मिलती है वो उसकी जिंदगी बना देती है। इसलिए अभी तपस्या करने का समय है। हम लोग हैं आपको पूरी सहायता करने के लिए। हम लोगों ने आपको एक बहुत बड़ी सहायता उपलब्ध कराई है, जिससे जो भी ज्ञान आप चाहते हैं सफल होने के लिए, जो भी नॉलेज चाहते हैं, वो आपको मिल रही है। इसका पूरा फायदा उठाइए। और जो भी ग्रुप्स आपके बने हुए हैं कोर्स के हिसाब से, या टेलीग्राम ग्रुप है हमारे संस्था का, उसमें जब भी आप कोई सजेशन देना चाहें कि इस कोर्स चीज़ों को कैसे हम और अच्छा करें, आप तक और इस सारे सर्विस की क्वालिटी, कोर्सेज की क्वालिटी, या उसमें कोई और सजेशन देना चाहें, तो अपने सजेशन को ज़रूर दीजिए। जहाँ भी कोई कमी आपको नज़र आए उसको बताइए, जिससे हम उस कमी को दूर कर सकें और अच्छा कर सकें इसको, है ना। और हम सब, हमारी पूरी टीम आपके साथ दिन रात खड़ी होगी। इसलिए अपने को कमज़ोर, गरीब और अकेला महसूस मत करना। आगे से अपने को मजबूत महसूस करना कि अर्थ केयर फाउंडेशन की पूरी टीम तुम्हारे साथ खड़ी है। इससे मैं आप सबको, हर बच्चे बच्चियों को ये कहना चाहूँगा कि जी जान से लग जाइए, सफलता आपके हाथ लगेगी। नथिंग कैन स्टॉप यू एंड स्काई इज द लिमिट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दोज इनकरेजिंग वर्ड्स। आप लोगों में से अगर किसी की कोई क्वेरी हो सर के लिए तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। आप पहले हाथ रेज करिएगा, उसके बाद आपको आकाश जो है पॉइंट आउट करेंगे, आप एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं सर से। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच सर फॉर दोज इनकरेजिंग वर्ड। हाँ, पूछिए, किसी को भी पूछना हो जरूर पूछिए। लंबोदर, आपके वर्ड सुन के अच्छा लगा। खूब मेहनत करके दिखाइए हमें। मैं देखना चाहूँ कि लंबोदर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे अगले 6-8 महीनों में। सर संतोष जी भी हैं हमारे बीच, जिन्होंने हमको वीडियो भेजा था, ओके। और वो अब एक जॉब सीकर से वो कन्वर्ट हो चुके हैं जॉब गिवर में, और उन्होंने खुद अपनी एक इंस्टीट्यूट खोली है। तो संतोष जी, आप सर से जो पूछना चाहते थे आप पूछ सकते हैं। संतोष, मुझे सुन के बहुत खुशी हुई कि आपको हमारे इस योजना में, कोर्स जो आपने लिया उससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ। और सबसे खुशी मुझे ज़्यादा इसलिए हुई थी कि देखिए, नौकरी मांगने वाला तो हर आदमी बन सकता है, लेकिन नौकरी देने वाला बहुत भाग्यशाली आदमी ही बनता है। जिसके अंदर ताकत होती है, बुद्धि होती है, वही नौकरी देने वाला बन सकता है।
आपने वो बन के दिखाया है, तो मुझे बहुत खुशी है। ये हमारी योजना की बहुत बड़ी सफलता है और हमारी पूरी टीम की सफलता है, आपकी सफलता के साथ साथ। तो संतोष, मैं चाहूंगा कि जरा आप बताइए, और आपको जो पूछना हो पूछिए, उसके बाद अपना अनुभव बताइए। संतोष, ओवर टू यू। संतोष को अनम्यूट कर दीजिए। यस संतोष। संतोष को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं आकाश। सर वो शायद से हमें मतलब सुन नहीं पा रहे हैं या फिर वो अच्छा, बोल नहीं पा रहे हैं। हम लोगों ने कनेक्टिविटी में कोई अनम्यूट तो किया प्रॉब्लम है। है। एक बार उनको फोन हाँ करके सर, देख लीजिए, फोन करके देख लीजिए। ठीक है सर, मैं फोन कर लेता इस हूँ उनको। तब तक सर, ये तारण्या है, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और ये बहुत इंथुजियास्टिक थे कि मैं सर से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। और वो भी शायद से अभी भी, हाँ सर। सर सजन जी हैं हमारे पास, जो जम्मू एंड कश्मीर से हैं। हम्म, उनका भी प्रश्न था आपके लिए। सजन जी, आप अगर सर से कुछ बोलना चाहें या पूछना चाहें, पूछ सकते हैं। यस सजन, बताइए। साजन जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? कहते हैं आवाज नहीं पहुंच रही है, क्या प्रॉब्लम? इज देयर नहीं सर, सम? आवाज पहुंच रही है। रौनक जी, आपके पास कोई प्रश्न है सब सर के लिए जो आप पूछना चाहते थे? आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। सर रौनक। या रौनक, रौनक बताइए। हेलो सर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा ओके, हिंदी थोड़ा वीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। हम्म, आप लोगों ने जो फाउंडेशन किया है वो हमारे हिसाब से बहुत उपकार हुआ। हम्म, और ठीक। सर, हम्म, हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके और हम्म, आपके फाउंडेशन का। ओके। ठीक है। आपको कुछ और पूछना हो? सर, एक एक प्रश्न है सर। हम्म, सर, डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करें हम क्या चीज? डेली पढ़ाई में? कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें हम लोग? कंसिस्टेंसी? देखिए रौनक, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। सबसे पहले तो पढ़ाई में कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आप पढ़ाई के लिए डेली एक खास समय निर्धारित कर देंगे। अगर समय नहीं होगा, आप समय निर्धारित कर देंगे, कभी आप सुबह 6 बजे पढ़ रहे हैं, कभी शाम के 10 बजे पढ़ रात के 10 बजे पढ़ रहे हैं, तो जो भी आपकी दिनचर्या है, जो भी आपकी रूटीन है लाइफ की ना, मान लीजिए आप कहीं कुछ कमाई करने के लिए कुछ नौकरी भी करते हो शायद, तो उस हिसाब से आप अपना रूटीन बनाइए कि हम हर दिन इतने बजे से इतने बजे तक बैठ के पढ़ाई करेंगे। एक बार जब रूटीन बन जाता है ना, तो उस रूटीन को अक्षरशः जिसको कहते हैं, रूटीन से हिलिए मत। अगर रूटीन में है कि सुबह 7 बजे पढ़ने बैठ जाना है, तो सुबह उससे जल्दी उठिए, अपना सब तैयार होके 7 बजे पढ़ने बैठिए। अगर 9 बजे तक पढ़ना है तो 9 बजे तक पढ़ना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना? और परिवार वालों को भी समझाइए कि मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पढ़ने का समय ये होगा, जिससे कि परिवार वाले भी आपकी बात समझें और उस समय वो आपको किसी और काम के लिए ना कहें, कोई किसी चीज़ के लिए डिस्टर्ब ना करें। लेकिन एट द सेम टाइम, जब आपका पढ़ने का समय खत्म हो जाए, तो आपकी जो परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी है, आपको घर से कोई काम करने को कहा जाता है या माता पिता की सेवा करनी है, जो भी करना है, वो भी पूरे दिल लगा के करिए। इसलिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है रौनक, डिसिप्लिन इन लाइफ। और वो डिसिप्लिन थिंकिंग में भी होनी चाहिए, वो डिसिप्लिन व्यवहार में भी होना चाहिए, वो डिसिप्लिन समय के यूज में भी होना चाहिए कि समय का उपयोग कैसे करेंगे आप। थिंकिंग में डिसिप्लिन आने का मतलब है कि आप अपना निर्धारित करें कि मैं इन इन चीज़ों के बारे में नॉलेज इकट्ठा करूंगा, उसके बारे में सोचूंगा, पढ़ूंगा। वो थिंकिंग में आपकी डिसिप्लिन लाएगा। दूसरी चीज़, जैसा मैंने बताया, व्यवहार में डिसिप्लिन, कि दूसरों से अच्छे से व्यवहार कीजिए। जो बड़े हैं आपसे उम्र में, उनसे आदर तरीके से, आदर सूचक रिस्पेक्ट के साथ बात करिए। माता पिता की पूरी इज्जत करिए, पूरी सेवा करिए, क्योंकि माता पिता से बड़ा बड़ा भगवान भी नहीं होता है ना। तो इन चीज़ों को लाइफ में अगर आप लाएंगे, एक रूटीन बना लेंगे और उस रूटीन पे कायम रहेंगे। ये नहीं कि आज रूटीन बना लिया सुबह 7 बजे से पढ़ने का, कल सुबह 7 बजे क्रिकेट खेलने चले गए, बिल्कुल नहीं। अगर रूटीन बना लिया है 7 बजे पढ़ने का, तो दोस्तों को कह दीजिए कि भैया 7 बजे मेरे पढ़ने का समय है, मैं अभी खेलने नहीं जा सकता, मैं खेलने शाम में 5 बजे चलूंगा। यू नो क्योंकि जैसा मैंने कहा अभी, अगर आप समय की इज्जत अपने इस उम्र में नहीं करेंगे, तो आपको जिंदगी भर समय आपकी इज्जत नहीं करेगा।
फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी भर। आप वही गरीबी के दलदल में अभी जो कठिनाइयां अभी आपके साथ हैं वो बाद में भी आप फेस करते रहेंगे। लेकिन अभी अगर आपने थोड़ी तपस्या कर ली, जिंदगी में डिसिप्लिन ले आए आप, तो जिंदगी आपके लिए इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप जिंदगी भर खुश रहेंगे, आप जिंदगी में सफल होंगे। और जैसा मैंने अभी कहा, स्काई विल बी द लिमिट फॉर यू। ठीक है रौनक, थैंक यू। यस सर, और थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहते हो? सर माझी जी का एक क्वेश्चन था जो उड़ीसा से हैं। माझी जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाँ बागबान अपने आप को बताइए। अनम्यूट करके। हाँ बागबान, आपको देख के अच्छा लगा। ये सर नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हो? ये सर अच्छे हैं सर हम। बहुत बढ़िया। ये सर बताओ क्वेश्चन क्या है, बताओ। सर क्वेश्चन मेरा उतना नहीं है, लेकिन सर जब जिस एडवर्टाइजमेंट को मैं देखा तो आश्चर्य लगा मुझे। और मेरे दोस्त भी अभी भी वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि सच में ये इतना कम रेट में दे रहे हैं। कंफ्यूज में है सर वो, इसलिए सर नहीं कर रहे हैं। उनको बता दीजिए, और उनको बता दीजिए कि मेरी भी आज आपसे बात हुई है वीडियो कॉल पे, है ना। यस सर। और मैं तो ये चाहूंगा, देखिए मैं दो बातें और आप लोगों को कहना चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा ना पहले, कि जिंदगी में आजकल आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी सीखना, बोलना और लिखना दोनों, अंग्रेजी बोलना अंग्रेजी लिखना दोनों अच्छी तरह आना चाहिए, है ना। यस सर। तो इसलिए अगर आप में से कुछ लोगों ने अंग्रेजी के कोर्स लिए हैं तो बहुत अच्छा है। अगर अंग्रेजी के कोर्स नहीं लिए हैं तो अंग्रेजी के कोर्स जरूर लीजिए। यस अंग्रेजी सर। छोड़िए मत, नंबर 1। अंग्रेजी यस का सर। कोर्स जो अभी आप लेंगे तो आपका जो पढ़ाई शुरू होगी अप्रैल के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी। यस सर। दूसरी चीज कि जो मैंने कहा था ना, कि जो गाँव के गरीब बच्चे होते हैं, जो बड़े पब्लिक स्कूल में नहीं जा पाते हैं, पैसे नहीं होते, तो उनको स्मार्ट बनने के तरीके कोई नहीं सिखाता है ना। यस सर। भाई कैसे कपड़े पहनो, कैसे बोलो, कैसे चलो, कैसे लोगों से बात करो, कैसे अपने को इंट्रोड्यूस करो, यू नो। तो यस सर। दूसरा जो कोर्स एक है बहुत अच्छा कोर्स जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा बागवान, आप जैसे सभी बच्चों की, वो है यस सर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स। यस सर। इसलिए आप और जो भी कोर्सेज लीजिए अपनी नौकरी के लिए वो ज़रूर लीजिए, लेकिन साथ में ये दो कोर्सेज, इंग्लिश, यस पर्सनालिटी सर। डेवलपमेंट ज़रूर लीजिए। हर बच्चे को कहिए, अपने सभी दोस्तों को भी कहिए। यस सर। क्योंकि अगर सर आपने वो ये सर। दो काम कर लिया ना तो आप इतने स्मार्ट बन जाएंगे कि आपको लोग बुला के नौकरी देंगे फिर, यस सर। है ना। इसलिए अपने दोस्तों यस को भी कहिए कि ये दो कोर्स हम सब लोग लें, जितने भी आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास जितने भी आपके दोस्त हों, है ना। यस सर। और यस सर। लोगों को कहिए आईआईटी का भी, और जो जेई वाला कोर्स है वो कोई देना चाहता हो एग्ज़ाम तो वो ले, नीट के लिए कोई एग्ज़ाम देना चाहता है, मेडिकल पढ़ने के लिए उसका कोर्स ले, है ना। यस सर। तो लोगों को बताइए, दोस्तों को, क्योंकि अब इसमें समय ज़्यादा नहीं है बागवान, और जिस तरह से सीटें भरती जा रही हैं मेरे ख्याल से अगले 5-6 दिनों में सीटें भर जाएंगी। यस सर। इसलिए जितने लोग आपके हैं उनको जल्दी से जल्दी इसमें अपना एडमिशन ले लेना चाहिए। यस सर। यस सर। और कुछ कहना चाहते हो? नो सर। तो तुमने और कौन सा कोर्स लिया है? नहीं सर, वो इंग्लिश का और एक नीट का सोच रहा हूँ। मेरा छोटा भाई एक है, उसके लिए ले लूंगा। हाँ ले लीजिए। अब तो यस सर। तुम क्या करना चाहते हो अब लाइफ में, क्या बनना चाहते हो? सर मैं सिविल सर्वेंट सर। हाँ तो बनो सिविल सर्वेंट। मैंने अपनी यस सर। कहानी बताई ना, मैं भी एक छोटे से गांव में आता था, मुझे कोई फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन मैं सिविल सर्वेंट बना ना। यस सर। तो सिविल सर्वेंट या आईएएस आईपीएस ऑफिसर कोई स्वर्ग से तो उतरते नहीं हैं, है ना। यस सर। इसी समाज के बच्चे तो बनते हैं ना। यस सर। जो मेहनत करते हैं वो बन जाते हैं, जो नहीं मेहनत करते नहीं बन पाते। यस सर। तो जो हम लोग उसकी भी कोर्सेज अगले साल ऐड करेंगे, लेकिन अभी से उसके लिए पढ़ना शुरू करो, अभी से पूरी मेहनत करो। एंड मुझे खुशी होगी तुम्हें मैं देखूंगा कि बागबान माझी एक दिन किसी जिले का कलेक्टर बन के बैठा है। यस सर। थैंक यू सर। ठीक है ना। जी सर। गुड, ऑल द बेस्ट टू यू, लॉट्स थैंक यू ऑफ सर। ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत थैंक यू सर। आशीर्वाद। आइए। Anybody else who wants to say anything? मुकेश जी आपका प्रश्न होगा। सर एक मुकेश जी हैं, उन्होंने बैंकिंग का कोर्स लिया है। हम्म, मुकेश जी अगर आप पूछना चाहते हैं सर से तो प्लीज आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बोलिए मुकेश, घबराइए नहीं। हाँ मुकेश।
मुकेश आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने अनम्यूट तो किया है लेकिन आवाज आ नहीं रही है। मुकेश, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में लिखिए कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि आपकी हेलो आवाज हम लोग को। या मुकेश, हाँ बोलिए। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, बताइए मुकेश। मैं राजस्थान के सीकर जिले से बात कर रहा हूँ सर। ओके, बहुत बढ़िया। बैंकिंग महापेक का मैंने कोर्स लिया है और कोर्स इंक्लूड भी हो गया मेरा फिजिक्स वाला से। वेरी गुड। तैयारी मेरी 15 से 20 दिनों के लगभग से कला से परमानेंट हो रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया है सर। मजा आ रहा है पढ़ने में? बहुत अच्छा सर। वेरी गुड। तो मतलब बैंक के प्रोबेशनरी अफसर बनना चाहते हो? यस सर। गुड। किस बैंक में जाना चाहते हो? कौन सा बैंक अच्छा लगता है? सर अभी तो IBPS की है, SBI की जगह की। गुड, वेरी गुड। तो चलो फिर SBI के लिए मैं उम्मीद रखूंगा कि थोड़े दिन बाद मैं तुम्हें भी देखूंगा किसी बैंक में एज ए प्रोबेशनरी अफसर, है ना? जी सर, जल्दी मिलेंगे सर जी। एकदम मिलेंगे। और खूब मेहनत करो, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है? जरूर सर। ऑल द बेस्ट। बहुत थैंक यू बहुत सर। आशीर्वाद, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और किसी को कुछ कहना हो? हाँ संतोष, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी बात हम सुनना चाहते थे आपसे। हाँ, आपने अनम्यूट किया है, बताइए। संतोष, अगर आप अपना वीडियो भी ऑन करें तो और अच्छा लगेगा। जी सर। सर आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है संतोष, बिल्कुल आ रही है। सर प्रणाम सर। प्रणाम। खूब खुश रहिए। कैसे हैं? सर एकदम बिल्कुल मस्त हैं सर। वेरी गुड जी। और बताओ, तो कौन सा कोर्स लिया था, फिर क्या सीखा, कैसे कैसे क्या कर रहे हो अभी? जी सर, मैंने कैरियर काउंसलिंग का लिया था वेरी गुड। और कैरियर काउंसलिंग में बहुत ही हेल्पफुल रहा मुझे। अर्थ केयर फाउंडेशन के जरिए जितनी भी मुझे गाइडेंस मिली बिल्कुल प्रॉपर मिली। और मैं ये चाह रहा था कि कैरियर काउंसलिंग के जरिए मैं अपने आप को कहाँ कितने हद तक साबित कर पा रहा हूँ कि मेरा IQ लेवल या मेरे सोचने की या मेरी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कितनी है या फ्यूचर प्लान मेरा कैसा होगा। ओवरऑल तमाम चीजों को मैंने उसमें देखा कि इन सब चीजों को अच्छे ढंग से सिखाया, समझाया, पढ़ाया भी गया और बहुत अच्छी जानकारी मुझे मिली और एक उचित मार्गदर्शन मिला। क्योंकि एज ए एंटरप्रेन्योर मैं एक कंप्यूटर सेंटर संचालक हूँ और बच्चे अपने यहाँ कंप्यूटर सीखते हैं। लगभग 200 प्लस की संख्या में बच्चे रहते हैं। वेरी गुड जी। तो उसी के पर्पज से मैंने लिया था कि अगर मैं बढ़िया ढंग से सीख जाऊं, जान जाऊं, तो मैं बच्चों को भी इसके बारे में अवेयर कर सकता हूं कि आप सभी के लिए भी 10+2 करने के बाद वो कौन से रास्ते होंगे जिसे आपको चूज करना चाहिए। तो एक कैरियर काउंसलिंग इन लोगों का भी अगर हो जाएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। तो काफी सजेशन हमने बच्चों को दिया, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि सर आपने खुद कैरियर काउंसलिंग लिया और आज हम लोगों को भी बता रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए फॉर फ्यूचर प्लान बहुत बेहतर साबित होगा। तो बड़ा अच्छा लगा सर। केयर फाउंडेशन को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस मिला। थैंक यू संतोष, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही आप जैसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सारी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। मेरी सारी टीम जिसमें जो पार्थेश्वर हैं, प्रोजेक्ट हेड हैं, है ना, वो और उनके साथ आकाश हैं, आलेख हैं, है ना, ये सब लोग लगे रहते हैं इसीलिए कि वो आपको मदद, आप जैसे लोगों की मदद करना चाहते हैं। और देखिए, करियर काउंसलिंग के बारे में एक बात बताऊं कि जब मैं पढ़ता था ना 1960 के समय में, मैंने कहानी बताई अपनी, तो 1960-70 के आसपास 2 ही 3 करियर होते थे कि भाई बच्चा अच्छा पढ़ने में है तो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या फिर IAS IPS बन जाए, या फिर जो राज्य की सिविल सर्विस होती है, स्टेट सिविल सर्विस में चला जाए, और कोई करियर होता ही नहीं था। लेकिन आज देखिए, आज इतने ज्यादा हजारों लाखों करियर हैं कि कोई बच्चा अगर आज कहता है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूं, तो मैं ये साफ कहता हूं कि भाई तुमने मेहनत नहीं की, कुछ सीखा नहीं, इसलिए अनएम्प्लॉयड हो। जो बच्चा मेहनत करके कुछ सीख लेगा वो आज के जमाने में हमारे देश में अनएम्प्लॉयड रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लाखों करियर हैं। और बहुत सारी बात तो मैंने देखा है कि किसी, मान लीजिए अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट कराना हो तो कभी कभी वेबसाइट डेवलपमेंट करने वाले बच्चे मिलते नहीं हैं क्योंकि इतनी डिमांड है उनकी। तो कहने का मतलब ये है संतोष कि जैसा आपने चुना ना कि आप
आपको करियर काउंसलिंग के कोर्स करने से फ़ायदा हुआ और आपने इतना अच्छा सोचा, इतनी अच्छी सोच है आपकी कि आपने सोचा कि यही चीज़ मैं दूसरे बच्चों को बताऊं कि कितने नए नए करियर हैं। इसलिए सिर्फ कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरियों के बारे में आप सोचें, और बाकी बहुत कुछ है। इसलिए अच्छी चीज़ है आपने किया, बहुत अच्छा लगा सुन के। और इसी तरह आगे भी और कोर्सेज करते रहिए संतोष। और मैं कहूँगा जो 2 चीज़ मैंने आपको अभी और लोगों को बताई थी, रौनक को बताई थी और बागवान को भी बताई, कि आप जो इंग्लिश लैंग्वेज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स हर बच्चा करे जो भी हमारे संस्था के साथ जुड़ना चाहता है, इसलिए कि वो उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज ले आएगा। जिसको कॉन्फिडेंस हो जाता है अंग्रेजी बोलने और लिखने में, और जिसको ये पता है कि मैं कैसे अच्छी तरह अपने को प्रेजेंट कर सकता हूँ, कैसे मैं ड्रेसअप करके जाऊँ, कैसे लोगों से मिलूँ, कैसे लोगों को से अपने को इंट्रोड्यूस करूँ, ये पर्सनालिटी स्मार्ट बनने के तरीके जिसको आ जाते हैं ना, और उसको अंग्रेजी बोलना भी आता हो, तब तो उस बच्चे को कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए आप सब लोग जरूर ये करिए, अपने दोस्तों को भी कहिए कि इस तरह के कोर्सेज करें, क्योंकि इंडिया में हमारे नौजवानों में यही एक सबसे बड़ी, खासकर गरीब नौजवान जो हैं, जो पब्लिक स्कूल में बहुत फीस दे के नहीं पढ़ सकते, उनको यही 2 चीज़ें बार बार पीछे धकेलती हैं। अंग्रेजी नहीं आती, उनको स्मार्ट बनने का तरीका किसी ने नहीं सिखाया। इसलिए ये 2 कोर्सेज लीजिए, उसके अलावा और जो भी कोर्सेज आप लेना चाहें लीजिए, और खूब जम के पढ़िए। जिंदगी में कोई रोक नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से। थैंक यू संतोष, वेरी वेल डन, कीप इट अप, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। एनीबडी एल्स, और कोई कुछ कहना चाहते हो? सो पार्थ, वी कैन क्लोज द सेशन, और इस तरह के सेशन हम बार बार करते रहेंगे। और आप सब अपने जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप में अपना ये एक्सपीरियंस सेशन का लिखिए, अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करिए कि इस तरह का सेशन जब हो तो उसको ज्वाइन करें, क्योंकि उनके फायदे की चीज़ है। ये हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं। इसलिए जितने ज़्यादा जुड़िएगा, इस तरह के सेशन कीजिएगा, आपको नई बातें पता चलेंगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, वेरी लॉट्स ऑफ गुड विशेस एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। थैंक यू। Thank you, very sir. much, sir. Thanks a Thank lot. you for joining. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you very much everyone for joining. आप अपने आस पड़ोस में भी बच्चों को बता सकते हैं प्रोग्राम के बारे में। थैंक यू। Thank you everyone for joining. Have a great day. Bye bye. Bye.